आइए आज हम एक नई संकल्पना से परिचित हों जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। दिए गए चित्र में एक वर्गाकार जाली या ग्रिड है। क्या आप विभिन्न भागों को लंबवत रेखाओं में देख सकते हैं? अब खरगोश कछुए तक पहुंचने की कोशिश करने जा रहा है। आइए देखें कि वह कछुए तक कैसे पहुंच सकता है। वह यह रास्ता अपना सकता है। एक कदम दाएं ले, फिर 3 कदम और। इस प्रकार वह 4 कदम दाएं लेता है और फिर वह ऊपर चला जाता है तो वह 3 कदम ऊपर लेता है। कछुए तक पहुंचने का ये एक तरीका है। क्या आप कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं? हाँ, वह 3 कदम ऊपर जा सकता है और 4 दाएं। क्या आप देख सकते हैं कि यद्यपि मार्ग बदल गया है, कदमों की दिशा व संख्या वही है। दोनों ही मामलों में वह 4 कदम दाएं और 3 कदम ऊपर ले रहा है। आइए इसे संक्षिप्त में लिखें। दाएं के बजाय हम दा लिखते हैं और ऊपर के बजाय ऊ लिखते हैं। तो कछुए तक पहुंचने के लिए खरगोश को 4 दा 3 ऊ जाना पड़ता है। क्या कछुए तक पहुंचने का कोई और रास्ता है? क्यों नहीं, वह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाकर जा सकता है। तो वह 1 कदम दाएं, 1 कदम ऊपर, 2 कदम दाएं, 2 कदम ऊपर, 3 कदम दाएं, 4 कदम दाएं और 3 कदम ऊपर जा सकता है। इस बार उसने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाया। कभी दाएं जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, लेकिन अंत में वह 4 वर्ग दाएं और 3 वर्ग ऊपर ही जा रहा है। आइए हम उन विभिन्न रास्तों को याद करें जो खरगोश ने लिए थे। एक पीला पथ है, दूसरा नीला पथ है और तीसरा हरा पथ है। चलिए अब हम कछुए का स्थान बदल देते हैं। अब वह कछुए के पास कैसे पहुंचेगा? वह 3 कदम दाएं और 2 कदम नीचे जा सकता है। हम इसे 3 दा, 2 नी के रूप में लिख सकते हैं। अब एक बतख है जो खरगोश के मूल या पुराने स्थान पर बैठी है। वह जानना चाहती है कि कछुए तक कैसे पहुंचा जाए। क्या खरगोश समझा सकता है कि कछुए तक कैसे पहुंचा जाए? यह मुश्किल है। वह नए स्थान से रास्ता जानता है, वह मूल स्थान से रास्ता नहीं बता सकता। आइए एक और कहानी देखें। अब यहाँ एक जंगल में एक बंदर बैठा है। पूरे जंगल में विभिन्न प्रकार के फल हैं और बंदर उन सभी को इकट्ठा करना चाहता है। अब इस बार हम बंदर के मूल स्थान को चिन्हित कर देते हैं। जहां बंदर बैठा है वहां पीला झंडा लगाते हैं। आइए अब हम विभिन्न फलों के पथों को जानने का प्रयास करें। चलिए सबसे पहले सेब को देखें। तो बंदर 2 पेड़ दाईं ओर पार करता है और 1 पेड़ ऊपर की ओर पार करता है। हम इस पथ को 2 दा 1 ऊ के रूप में लिख सकते हैं। अब हम तरबूज को देखें। अब ध्यान दें कि हम झंडे से सभी रास्तों का पता लगाने जा रहे हैं जो बंदर का मूल स्थान है। इस बार बंदर 5 पेड़ दाईं ओर और 1 पेड़ नीचे की ओर पार करने जा रहा है। हम इसे 5 दा 1 नी के रूप में लिख सकते हैं। 5 दाएं और 1 नीचे। आइए नाशपाती को देखें। बंदर को 4 पेड़ दाईं ओर और 2 पेड़ ऊपर की ओर पार करने हैं। आइए इसे 4 दा 2 ऊ के रूप में लिखें। अब आइए अंगूर को देखें। बंदर को बाईं ओर 4 पेड़ पार करने हैं। क्या उसे ऊपर या नीचे जाने की जरूरत है? नहीं। तो हम इसे 0 ऊ या 0 नी या केवल 0 के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर और नीचे यानी कि ऊ और नी से छुटकारा पा सकते हैं तो क्या हम बाएं और दाएं से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं? आइए सोचते हैं। मान लीजिए कि दाएं जाना धनात्मक दिशा है और बाएं जाना ऋणात्मक दिशा है। तब 4 बा
या 4 बाएं को ऋण 4 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी प्रकार हम ऊपर जाने और दाएं जाने को धनात्मक दिशा कहते हैं और बाएं जाने या नीचे जाने को ऋणात्मक दिशा कहते हैं। तो सेब के लिए चूंकि दाहिने और ऊपर दोनों की दिशा धनात्मक है, हम इसे 2,1 या 2 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। नाशपाती के लिए 4,2 के रूप में लिख सकते हैं। तरबूज के लिए 5 दा को 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जो धनात्मक है क्योंकि दिशा दाईं ओर है, और नीचे की दिशा यानी कि जो ऋणात्मक है, इसलिए 1 नी से ऋण 1 हो जाता है। तो तरबूज का स्थान है 5, ऋण 1। आइए फलों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश करें। अब बंदर बाईं ओर 2 पेड़ों को पार करने जा रहा है, इसलिए ऋण 2, और 1 पेड़ नीचे तो ऋण 1। इसलिए फलों की टोकरी का स्थान बन जाता है ऋण 2, ऋण 1। अब हम चेरी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें कि हम मूल स्थान से शुरू कर रहे हैं, जो कि पीला झंडा है। अब बंदर को बाईं ओर 3 पेड़ों को पार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बाईं दिशा को ऋणात्मक दिशा के रूप में चिन्हित किया है, तो बंदर ऋण 3 तरफ जाएगा और वह 2 पेड़ ऊपर की ओर पार करेगा। अब ऊपर की दिशा धनात्मक है, तो हमें उसे धन 2 कहना चाहिए। तो चेरी का स्थान बन जाता है ऋण 3, 2। आइए हम झंडे के स्थान को मूल बिंदु कहते हैं। हम इसे 0,0 कहते हैं। हम न तो ऊपर जा रहे हैं और न नीचे, न हम बाएं जा रहे हैं न दाएं, तो हम मूल बिंदु 0,0 कहेंगे। अब मूल बिंदु से एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। यह रेखा जंगल को 2 हिस्सों में बांट रही है। जब हम इस रेखा पर दाईं तरफ जाते हैं तो हम धनात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। जब हम इस रेखा पर बाईं ओर चलते हैं तो हम ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। आइए अब हम इसी मूल बिंदु से लंबवत रेखा खींचते हैं। यह रेखा अब जंगल को 4 भागों में बांट रही है। यदि हम इस रेखा पर ऊपर की ओर जाते हैं तो हम धनात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और यदि हम इस रेखा पर नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेदन मूल बिंदु के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम इन अक्षों पर संख्या रेखा खींचते हैं। हम धनात्मक x अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 और ऋणात्मक x अक्ष पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 चिन्हित कर सकते हैं। समझने के लिए संख्या रेखा पर ये बिंदु वास्तव में पेड़ों की संख्या को इंगित कर रहे हैं, जिन्हें हम उन बिंदुओं तक पहुंचने के लिए पार कर रहे थे। अब हम y अक्ष पर भी संख्या रेखा खींचते हैं, तो हमारे पास धनात्मक y अक्ष पर संख्या 1 और 2 है और ऋणात्मक y अक्ष पर ऋण 1 है। आइए अब संख्या रेखा से अपने फलों के स्थान जानें। चलिए सेब को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम 2 पहले और 1 बाद में लिखते हैं। इसका मतलब है हम पहले x अक्ष पर चले, जो कि संख्या 2 बताता है, और फिर हम y अक्ष पर चले, जो संख्या 1 बताता है। अब x अक्ष पर माप x निर्देशांक कहलाती है और y अक्ष पर माप y निर्देशांक कहलाती है। तो 2 यहाँ x निर्देशांक है और 1 y निर्देशांक है। x निर्देशांक को भुज के रूप में भी जाना जाता है और y निर्देशांक को कोटि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नाशपाती का स्थान देखें। अब यदि हम नाशपाती से एक आयत बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम संख्या 4 को x अक्ष पर और संख्या 2 को y अक्ष पर स्पर्श कर रहे हैं। तो नाशपाती के निर्देशांक हैं
4,2। 4 भुज या x निर्देशांक है और 2 कोटि या y निर्देशांक है। आइए नजर डालते हैं तरबूज पर। यदि हम फिर से एक आयत बनाते हैं तो पाते हैं कि हमें x अक्ष पर 5 इकाइयों का माप मिलता है और y अक्ष पर 1 इकाई ऋणात्मक दिशा में माप मिलता है। तो तरबूज के निर्देशांक हुए 5,-1। आइए अब फलों की टोकरी को देखें। हम देखते हैं कि हमें 2 इकाई ऋणात्मक x अक्ष पर और 1 इकाई ऋणात्मक y अक्ष पर प्राप्त होती है। तो फलों की टोकरी के निर्देशांक बन जाते हैं ऋण 2, ऋण 1। अच्छा, अंगूर के स्थान के बारे में आपका क्या विचार है? हमें ऋणात्मक x अक्ष पर 4 इकाई और y अक्ष पर 0 इकाई प्राप्त होती है। तो निर्देशांक बन जाते हैं ऋण 4, 0। आइए अब चेरी को देखें। हमें 3 इकाई ऋणात्मक x अक्ष पर और 2 इकाई धनात्मक y अक्ष पर प्राप्त होती है। तो निर्देशांक है ऋण 3, 2। जैसा कि आप इन 2 अक्षों x अक्ष और y अक्ष को देख सकते हैं, वे इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब वह चतुर्थांश जो धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से बनता है, प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थांश 1 कहलाता है। हम इसे रोमन अंक से निरूपित करते हैं। धनात्मक y अक्ष और ऋणात्मक x अक्ष से जो चतुर्थांश बनता है उसे हम द्वितीय चतुर्थांश या चतुर्थांश 2 कहते हैं। अब यह चतुर्थांश जो ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से बनती है उसे हम तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थांश 3 कहते हैं। और जो चतुर्थांश धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष से बनती है उसे हम चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थांश 4 कहते हैं। आइए एक प्रश्न देखें। ये बंदर सोच रहा है कि ऋण 2,1 कहाँ है? क्या आप इसकी मदद करना चाहेंगे? याद रखें कि ऋण 2 क्षैतिज गतिविधि या x अक्ष पर माप बताता है। चूंकि ऋण का चिन्ह है इसलिए हमें ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। तो आइए मूल बिंदु से बाईं ओर चलते हैं। अब बंदर ऋण 2 पर बैठा है। अब उसे 1 इकाई y अक्ष पर चलनी है। चूंकि कोई चिन्ह नहीं है, यह y अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो आइए हम उसे 1 इकाई ऊपर की ओर ले जाएं। अब यह स्थान है ऋण 2,1। आप एक आयत बनाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये x अक्ष पर संख्या ऋण 2 और y अक्ष पर संख्या 1 को स्पर्श करता है। क्या बात है, बंदर आपको मदद के लिए धन्यवाद कह रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न देखें। अब बंदर इस तल में कहीं बैठा है और उसका मित्र पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो? आइए इसे सरल बनाते हैं और मूल बिंदु से उसका स्थान जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बंदर मूल बिंदु पर बैठा है। उसे x अक्ष पर बिल्कुल भी गतिविधि नहीं करनी है। तो आइए x निर्देशांक को 0 के रूप में लिखें। अब y निर्देशांक के लिए उसे 2 इकाई ऊपर ले जाना है जो y अक्ष की धनात्मक दिशा में है। अतः y निर्देशांक 2 होगा। इसलिए बंदर का स्थान 0,2 है। आइए एक और प्रश्न देखें। इस बार बंदर को उपहार इकट्ठे कर पार्टी तक पहुंचना है। क्या आप उसे निर्देशांक और चतुर्थांश बता सकते हैं? आइए मूल बिंदु से शुरुआत करें। बंदर मूल बिंदु पर बैठा है। अब उपहार तक पहुंचने के लिए आइए हम आयत बनाते हैं। जब हम आयत बनाते हैं तो हम वास्तव में x और y अक्ष पर लंबवत गिराते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आयत x अक्ष पर ऋण 3 को स्पर्श कर रही है। तो x निर्देशांक ऋण 3 है और आयत y अक्ष को संख्या 1 पर स्पर्श कर रही है। अतः y निर्देशांक 1 है। तो उपहारों का स्थान है ऋण 3,1।
अब सवाल में यह भी पूछा गया है कि उपहार किस चतुर्थांश में रखे हैं। याद रखें कि दाईं ओर का ऊपर का चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश है। हम चतुर्थांश की संख्या के लिए वामावर्त घूमते हैं, तो बाईं ओर ऊपर का चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है, अब हम पार्टी का स्थान पता करते हैं। आइए हम x और y अक्ष पर पार्टी के स्थान से एक आयत बनाते हैं। अब आयत x अक्ष पर 5 इकाई और y अक्ष पर ऋण 1 इकाई स्पर्श कर रही है, तो पार्टी के निर्देशांक हैं 5, ऋण 1। चलिए चतुर्थांशों की गणना करते हैं। हमने चतुर्थांश 1 और 2 तो देखे। वामावर्त दिशा में बाईं ओर नीचे का चतुर्थांश 3 है और दाईं ओर का चतुर्थांश 4 है, तो पार्टी चतुर्थांश 4 में हो रही है।